नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज अगर आप नॉन एग्री मार्केट को देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर काउंटर यहाँ पे कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं। क्रूड है जहाँ हल्की रिकवरी है 2 महीने के निचले स्तरों से, लेकिन ओवरऑल सारे ही काउंटर में यहाँ पर दबाव ही दिख रहा है। लेकिन आज आपको करना क्या है, हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे मुनाफे की मंडी में। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, किशोर नाड़ने हैं हेड कमोडिटी एंड करेंसी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के हेड हैं। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले बात कच्चे तेल की करते हैं, क्योंकि कच्चा तेल काफ़ी कमज़ोर हो गया है। हफ्ते भर में देखें तो 5% से ज़्यादा की गिरावट क्रूड में आ चुकी है। यूएस में जिस तरह से इन्वेंट्री स्टॉक बढ़े हैं, गैसोलीन या डिस्टिलेट स्टॉक में पिछले हफ्ते बढ़ोतरी दिखी है, उससे लग रहा है कि वहाँ पर डिमांड को लेकर चिंता है। डिमांड में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में सीज फायर को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। अमेरिका और यूक्रेन में भी एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट हुआ है और उम्मीद है कि जल्द रूस यूक्रेन वॉर जल्द खत्म हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो क्रूड के लिए सपोर्टिव नहीं है। और एक और चीज़, जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है उससे ग्लोबल ग्रोथ और डिमांड को लेकर चिंता है। लग रहा है कि आगे ग्लोबल ग्रोथ भी कमज़ोर होगी, स्लो डाउन आ सकता है और साथ ही यहाँ पर ग्लोबल डिमांड पर इसका असर होगा। चलिए क्रूड से ही शुरुआत करते हैं। किशोर सर, क्या लग रहा है आपको? कच्चा तेल काफ़ी कमज़ोर हो गया है, क्या और कमज़ोरी बची है क्या? चलिए किशोर उनके पास वापस जाएंगे। मनोज जी, आपसे यही सवाल मेरा होगा, क्या लग रहा है आपको, कच्चे तेल में और गिरावट दिख रही है क्या? नमस्कार विष्णु जी, बिल्कुल यहाँ पे काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है डिमांड को लेकर के। और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट के बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जहां तक रशिया यूक्रेन सीज फायर डील की बात हो या वो इराक को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं। साथ ही ओपेक नेशंस को भी वो लगातार बोल रहे हैं कि यहाँ पे उत्पादन जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर कीमतें सस्टेन नहीं हो रही और प्रेशर बना हुआ है। WTI $70 के नीचे जो है यहाँ पे फिसलता हुआ नजर आया है और भारतीय बाजारों में भी कीमतें 6000 के स्तर के बेहद करीब कारोबार कर रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट की टैरिफ को लेकर के भी क्लैरिटी होना है, तो उसके चलते भी मार्केट में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। तो बेहतर होगा कि अभी यहाँ पे कॉल जो है वो अवॉइड करना चाहिए। 6000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, अगर इसके नीचे कीमतें फिसलती है तो फिर एक बार 5920 तक भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या है प्रथमेश जी? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो क्रूड के लिए तो वो बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से वोलेटिलिटी रह सकती है और पॉसिबिलिटी अच्छा है कि ऑप्शंस में यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। क्रूड ऑयल का एट द मनी ऑप्शन मार्च का 6100 का स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। 195 रुपीज के प्रीमियम पे मिल रहा है ये। 165 रुपीज का स्टॉप रखेंगे, टारगेट 265 के लिए रखेंगे। चलिए अब एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं, वो है गोल्ड बॉन्ड को लेकर। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नितिन केडिया हैं, सेक्रेटरी हैं AIJGF के, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला है। खबर ये है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो 2015 से जिसका पहला ट्रांच आया था, 2024 में आखिरी ट्रांच हमने देखा था फरवरी में, उसके बाद से कोई भी ट्रांच नहीं आए हैं। वो उसमें 1.47 लाख किलो गोल्ड बॉन्ड जारी किए गए थे, जिसमें से सिर्फ 10% का अभी तक रिडम्पशन हुआ है। रिडम्पशन या तो मैच्योरिटी की वजह से हुआ या फिर कुछ लोग ओपन मार्केट से निकले हैं, लेकिन अभी भी 1.32 लाख किलो का SGB अब भी बकाया है। और अब खबर यह है कि RBI के पास अब इतना अंडरलाइंग एसेट नहीं है। ये कितनी चिंता की बात है, या कोई रिडम्पशन में आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है? यही समझते हैं नितिन जी से। नितिन जी बताइए, इस खबर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांच अभी भी बचा हुआ है और RBI के पास अंडरलाइंग एसेट नहीं होना, क्या इससे कोई चिंता की बात है क्या? नमस्कार विश्वमोहन जी। हमें ना सबसे पहले अपने सर्वे के ऊपर जाना चाहिए। जो बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था और उस पे RBI ने जो है वो एक आशा जताई थी कि गोल्ड के जो प्राइसेस है वो कुछ कम हो सकते हैं इस साल या अगले साल। और उसके बाद जो जिस तरीके से रिडेम्पशंस की जो डेट है उसको प्रीपोन किया गया, तो वहां से लेके एक ट्रिगर आ गया बाजारों के अंदर कि गवर्नमेंट के पास अंडरलाइन नहीं है और 1,32,000 किलो का जो ट्रांच है वो अभी भी रिडेम्पशन बाकी है और ये इसमें गवर्नमेंट को काफी लॉस हो रहा है। पर अगर आप इस डेटा को डिटेल में देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो 40-50% ये जो 1,32,000 किलो का है, ये हमारा लास्ट 3-4 साल में आया है।
और गवर्नमेंट की अगर मैं बोरोइंग कॉस्ट या 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को भी मैं ले लेता हूँ तो दैट इज 6.8%, और फॉरेक्स हेजिंग की कॉस्ट आती है 2.5%, जो आज हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से हम बचा रहे हैं। तो ओवरऑल गवर्नमेंट की कॉस्ट आती है 9-9.5% डॉलर टर्म्स में, अगर आज मैं फंड्स को रेज कर रहा हूँ। तो उस समय अगर मान लीजिए मैं 8 साल की बात करता हूँ और गोल्ड यहाँ से 70-72% जो है, अगर मान लीजिए तेजी भी आ जाती है 2023-24 के भाव पे, जहाँ पे लास्ट 60,000 के रेट पे गवर्नमेंट ने रेस किया था, तो वहां तक मुझे लगता है कि आरबीआई के लिए कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। पता नहीं क्यों कुछ मीडिया हाउसेस ने इसको खबर को तूल देके जो है वो पूरे इस गोल्ड बॉन्ड मार्केट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सवाल मैं नितिन जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या गोल्ड बॉन्ड जारी करना क्या सही रणनीति थी क्या आरबीआई की? क्योंकि अगर एक तो आप ऑलरेडी इतना 800 टन के आसपास ऑन एन एवरेज आप हर साल इंपोर्ट भी करते हैं, दूसरा यहाँ पे आपको फिक्स ब्याज भी देना पड़ रहा है और गोल्ड में इस तरह की तेजी है, क्या यही वजह थी कि आरबीआई ने फिर से उसे डिसकंटिन्यू किया और 2024 फरवरी के बाद से एक भी इशू नहीं जारी किए गए हैं? देखिए, ये इसकी शुरुआत हमें 2013 से देखनी पड़ेगी। 2013 में जिस तरीके से एफएक्स रिजर्व्स जो है वो हमारे क्रंच आ गया था और जो रुपी था वो ऑल टाइम डेप्रिसिएशन के लेवल पे जा रहा था, तो वहीं से एक चिंता शुरू हो गई थी। गोल्ड जो है वो एक कैपिटल एसेट नहीं है जहाँ जो आपकी इकोनॉमी में लग के जो है आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। वो क्या होता है, आप लेते हो, लेके अपने लॉकर के अंदर रख लेते हो। तो इसके लिए ये हो रहा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट वाला गोल्ड है इसको जो है मुख्य धारा से अलग किया जाए, ताकि ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को में इंटीग्रेट ना हो। तो मुझे लगता है उस समय गवर्नमेंट ने जो ये एक स्टेप लिया था वो एक बहुत अच्छा स्टेप था। और उसमें देखिए 70-72% अगर गवर्नमेंट लेके चल रही थी कि 70-72% का गेन अगर आ जाता है तो उसमें गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें अगर मुझे लगता है 2-5% प्लस माइनस होता है तो भी कोई इशू नहीं आएगा। बट हाँ, अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जिस समय लागू किया गया उस समय अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेके और साथ में जो ज्वेलर्स को जिस तरीके से गोल्ड की जरूरत पड़ती है, गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है हमें, तो अगर ये 3-4 चीजों को इंटीग्रेट करके एक प्रोडक्ट लाया जाता गोल्ड मेटल लोन को साथ में लेके, तो मुझे लगता है कि आज जो इशू आ रहा है वो नहीं होता और एक नेचुरल हेज जो है वो आरबीआई के पास निकल आता अगर ज्वेलर्स को भी इसमें शामिल कर लिया जाता तो। ओके सर, एक खबर ये भी है कि इसमें प्री मैच्योर रिडम्पशन की इजाजत अभी फिलहाल नहीं है, ऐसा है क्या? देखिए, प्री मैच्योर रिडेम्पशन जो है वो इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो एक्सचेंज के माध्यम से आप इसको कभी भी बेच सकते हो और खरीद सकते हो। तो जब सेकेंडरी मार्केट में ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो इन्वेस्टर के लिए जो एक पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, जिसमें उसको बैंक जिस बैंक में लिया है वहां पे जाए, वो फॉर्म को भरे, फॉर्म को भरने के बाद उसके अकाउंट में रिडेम्पशन आता है, अकाउंट को लिंक कराना। तो मुझे लगता है जब आपके पास सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल है और सेकेंडरी लिक्विड मार्केट अवेलेबल है तो इसका कोई फर्क नहीं रह जाता कि हम मेरे पास प्री रिडीम कराने के लिए फैसिलिटी है या नहीं है। बात है, अगर आपके पास अगर लिक्विड है वो सीरीज और वो सीरीज को कोई खरीदने के लिए तैयार है और आप बेचने के लिए तैयार है, तब तो लिक्विडिटी का इशू नहीं है। अब वैसे केस में आप रिडेम्पशन नहीं हो सकता है जब आपके पास कोई वो खरीदार ही ना हो, वहाँ पे वो लिक्विड ही ना हो। चलिए सर, एक सवाल अब मेरा गोल्ड को लेकर आपसे होगा। गोल्ड की चाल आज कमजोर दिख रही है, क्या लग रहा है, क्या गोल्ड नीचे आएगा क्या कुछ अब? विश्वमन जी, जब तक इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट जो है वो 2860 और 2870 के लेवल्स के नीचे ट्रेड नहीं करता है, तब तक हम गोल्ड में किसी बड़ी मंदी की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है वो ट्रम्प की पॉलिसीज को लेके बाजार में चल रही है और ये अभी अगले 2-3 महीने तक चलती रहेगी जब तक टैरिफ्स फाइनल नहीं हो जाते। तो मुझे लगता है अनसर्टेनिटी के माहौल में, चूंकि जब बाकी एसेट क्लासेस जो है वो आपके अंडर परफॉर्म करते हैं, तो गोल्ड इज द ओनली एसेट क्लास जहां पे आप हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी के लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है 2860 2880 आता है तो वहां पे 2830-40 के स्टॉप लॉस से गोल्ड को बाय करना चाहिए और हमें वापस 2930 2940 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मंदी तभी बनेगी जब हम 2940 के नीचे 2840 के नीचे क्लोजिंग दे देंगे। और एमसीएक्स पर अगर उसे कन्वर्ट करे सर तो? देखिए, एमसीएक्स में 83,400 के लेवल्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के उभरेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर किसी ज्वेलर्स बंधु के भाव छूट गए तो 83,400 के आसपास आता है तो या तो अपने भाव को काट ले या फिर 84,000 4,000 या 85,000 के कॉल ऑप्शन को बाय करके चले, क्योंकि वहां से जो है मार्केट में वापस एक बाउंस जो है वो बनने की उम्मीद रहेगी। 83,400 और 84,200 दो सपोर्ट लेवल्स हम लोग लेके चल रहे हैं। ये आज काफी कमजोर नजर आ रही है, 700-800 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। और टूटेगी क्या चांदी आज नितिन जी? सर, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 3140 का डेली चार्ट्स के ऊपर और मल्टीपल चार्ट्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। तो जब तक 3140 का लेवल नहीं टूटता चांदी में कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा
3140 के नीचे अगर हम क्लोजिंग दे देते हैं तो इस रात की सुबह भी जल्दी नहीं होगी और नीचे के लेवल्स हमें 30.10 तक देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट में अगर मान लीजिए हम 95,000 के लेवल्स करें, जो अभी नया फ्यूचर आया उसमें अगर हम तोड़ते हैं तो चांदी में जरूर बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे में 93,000 92,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। प्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला और गोल्ड सिल्वर और साथ ही गोल्ड बॉन्ड को लेकर जो न्यूज़ है उसको आपने साफ कर दिया। हालांकि जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, उसमें गोल्ड की जिस तरह की हिस्सेदारी और आरबीआई के पास प्रयास होना है, इसलिए किसी भी इन्वेस्टर्स को यहाँ पर चिंता करने की बात भी नहीं है। और वैसे भी जब आपका मैच्योर होता है गोल्ड बॉन्ड तो आपको कैश में ही भुगतान होता है और आपको 2.5% का तो फिक्स ब्याज मिल ही जाता है। सिल्वर की हमारे बचे हुए दोनों मेहमानों के साथ मनोज जी, सोना और चांदी आज दोनों काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। आधे % से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। 85,400 तक अब गोल्ड आ चुका है और चांदी 96,000 के नीचे भी फिसल गई थी, अभी थोड़ी कमजोरी कम हुई है। क्या करना चाहिए आज सर इन दोनों में? बिल्कुल विश्वमोहन जी, सोने में यहाँ पे ऊपरी लेवल पे हम देख रहे हैं कि लगातार रेजिस्टेंस बन रहा है और जिस तरह से यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर के सीज फायर की चर्चाएं जोरों पर है, तो उसके चलते भी एक थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम जो है वो ईज होता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे बिकवाली रह सकती है, हालांकि लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। इंट्राडे के लिए अगर किसी को रणनीति बनाना हो तो सोने के अप्रैल वायदा में 85,750 के स्तर पर बिकवाली कर सकते हैं। 86,100 का एक स्टॉप लॉस रखें और 85,000 तक स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। चांदी में एक दायरे का कारोबार देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्रियल मेटल्स में यहाँ पे निचले स्तरों पर कुछ सपोर्ट से, जो कल यहाँ से चिली का न्यूज आया था कि वहां पे पावर आउटेज की वजह से जो है कॉपर में एक थोड़ी बढ़त देखने को मिली थी। तो सिल्वर एक दायरे में रह सकता है, लेकिन सोने में हाँ मुनाफा वसूली जो है वो 85,000 तक कंटिन्यू हो सकती है। आप बताइए पथमेश जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों में? मेरे ख्याल से गोल्ड को वो फिलहाल नहीं, मतलब इसमें कुछ खास रिस्क और फेवरेबल नहीं लग रहा है, बट सिल्वर में मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है। मार्च वायदा जो है 94,050 के करीब बेचना चाहिए। 94,450 का स्टॉप, टारगेट नीचे में 93,000। नेचुरल गैस आज कमजोर दिख रहा है, 345 के आसपास है। मनोज जी, क्या कॉल है एनजी पर आज? नेचुरल गैस में भी हम देख रहे हैं कि 355 360 के रेंजेस में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे उछाल आता है 355 के आसपास तो वहां बिकवाली कर सकते हैं 361 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 344 से 340 तक के रखे जा सकते हैं। पथमेश जी, आपको भी लग रहा है यहां से और फिसल सकता है एनजी? नेचुरल गैस में पॉसिबिलिटी यही है कि एक बार के लिए नीचे की तरफ आ सकता है और नीचे में करीब 340 तक ये गिर सकता है, तो इसको उछाले में बेचना चाहिए। 350 के करीब बेचे, 354 का स्टॉप, नीचे में टारगेट 340 के लिए। 340 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह है एनजी। एसएल भी दिया गया है 354 का, ध्यान रखिएगा। मेटल्स में आज लेड को छोड़ सभी कमजोर नजर आ रहे हैं। हालांकि दिन के निचले स्तरों से देखें तो गिरावट सभी में कम जरूर हुई है। मनोज जी, अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? अगर कोई कॉल लेना हो बेस मेटल्स में तो क्या खरीदे या क्या बेचे? ओवरऑल बेस मेटल पेक में यहाँ पे जिंक में थोड़ा प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि 270 के स्तर के ऊपर यहाँ कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है। तो मार्च का जो वायदा है 269 का स्तर मिले तो वहां बिकवाली कर सकते हैं 271 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 265 तक के रखे जा सकते हैं। तो 265 तक यहाँ पर नीचे में आ सकता है, ये सलाह है जिंक को लेकर। आप बताइए आपकी राय क्या है प्रथमेश जी बेस मेटल्स में? बेस मेटल्स में मेरे ख्याल से कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी 864 पे। 868 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 340 के लिए रहेगा, 854 के लिए रहेगा। ओके, 854 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह, सेल कॉल आ रही है बेस मेटल्स में। चलिए, एग्री मार्केट में आज जीरा जहां पर सिर्फ एकमात्र काउंटर है जहां हल्की तेजी दिख रही है। हालांकि ये तेजी ज़्यादा थी, 2% तक की तेजी दिख रही थी, वो तेजी अब गायब हो गई, अब सिर्फ 1% है, लेकिन अभी भी भाव 21,000 के ऊपर है। मनोज जी, जीरो को लेकर फिर से कहा जा रहा है कि यील्ड को लेकर चिंता है। तापमान जिस तेजी से बढ़े हैं इससे उत्पादन का अनुमान जो पिछला जारी हुआ था उससे कम उत्पादन हो सकता है। क्या लग रहा है सर, जीरे की ये तेजी टिकाऊ है क्या? 21,000 के ऊपर है आज। बिल्कुल विश्वमोहन जी, हम ट्यूसडे को भी जब बात कर रहे थे तो ये मैंने साफ तौर पर कहा था आपको कि जिस तरह से यहाँ पे वेदर को लेकर के अपडेट्स आ रहे हैं और जो यहाँ पे जो हॉट वेदर कंडीशन बनी हुई है प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में, तो निश्चित रूप से उसका असर जो बाद में जो सोइंग हुई थी वो वाली क्रॉप के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी जो है निचले स्तरों से देखने को मिली है।
हमारा मानना है कि जो मार्च का वायदा है अभी 20,950 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर यहाँ पे 200 रुपए की गिरावट आती है तो 20,750 एक अच्छा स्तर होगा बाइंग के लिहाज से, और 20,500 के स्टॉप लॉस से वहां बाय किया जा सकता है। लक्ष्य 21,300 तक के रखे जा सकते हैं। तो 21,300 के लक्ष्य के साथ खरीदने की सलाह जी रहा है। हल्दी और धनिया इन दोनों पर क्या मनोज जी क्या करना चाहिए? आज तो दोनों कमजोर है, हल्दी में गिरावट थोड़ी ज्यादा है, 12,300 तक आ चुकी है, क्या करें? हल्दी अप्रैल वायदा में 12,300 में एक और ब्रेक लेवल है विश्वमोहन जी। अगर ये 12,300 के स्तर टूटते हैं तो एक बार हम कीमतों को 11,900 तक आते हुए देखेंगे। तो 12,300 के ऊपर नजर रखना चाहिए। जब तक 12,750 के ऊपर सस्टेन नहीं होता काउंटर, तब तक यहाँ पे बाइंग से दूरी रखना चाहिए। वहीं धनिया में भी हमारा मानना है कि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, तो एक बार कीमतें 8,700-950 के जोन में जो है आ सकती है अप्रैल वायदा। तो यहाँ पे भी अभी फिलहाल जो है बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, थोड़े और डिप का वेट करना चाहिए। में भी आपको डिप में वेट करे और गिरावट आने दे फिर एंट्री करे, और टीएमसी जब तक 12,700 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक यहाँ पर कमजोरी इनको दिख रही है। ग्वारसीड ग्वारगम ये दोनों भी आज दबाव में हैं। पिछले सत्र में भी हमने देखा था करीब 1% की गिरावट दिखी थी। आज शुरुआती कारोबार में ग्वारगम 10,000 के नीचे भी था, फिलहाल आधे % की नरमी के साथ 10,000 के आसपास है। ग्वारसीड 5,280 रुपए के नीचे। मनोज जी क्या लग रहा है, और गिरेगा क्या ग्वार? कोई ट्रिगर नहीं है अभी यहाँ पे, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा भी अगर सुधार आता है तो ऊपरी लेवल्स पे फिर एक बार सेलिंग जो है वो आती हुई नजर आती है। एक दायरा ग्वारगम का यहाँ पे 9,880 से 10,220 ये बना रह सकता है। वहीं अगर ग्वार सीड की बात करें तो 5,150 से 5,400 का एक रेंज बना हुआ है। तो ये दायरे में ही ग्वार सीड और ग्वारगम बना रह सकता है, लेकिन अभी कोई फ्रेश ट्रिगर है नहीं डिमांड को लेकर के, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतों में सुधार जो है वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। कैस्टर ये कैसा दिख रहा है आपको? आज कमजोर है 6,330 के आसपास। एक तो उत्पादन को लेकर जो अनुमान आया था वो भी 8% घटने का, और नए सीजन में कहा जा रहा है कि रकबा कम होगा कैस्टर का। क्या लग रहा है सर, भाव में कुछ सुधार होगा आगे? नहीं, निचले स्तरों से हमने रिकवरी देखी थी, लेकिन ऊपर में 6,440 यहाँ भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्च वायदा के लिए। तो अभी बढ़त की तो संभावनाएं कम दिखती है। अगर ऊपर में 6,380 के स्तर मिले तो बिकवाली कर सकते हैं 6,420 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि नीचे में 6,280 तक के जो स्तर है वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। कॉटन केक पर आज फिर से 1% गिरा हुआ है। लगातार यहाँ पे कई सत्रों से कमजोरी दिख रही है, 1% टूट रहा है। ये 2635 पे आज है, और गिरेगा क्या? यहाँ पे अब अगला जो सपोर्ट लेवल है वो 2580 के आसपास दिखता है टेक्निकली। तो वर्तमान लेवल से और 40-50 रुपए की गिरावट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है, तो उसका असर यहाँ पे साफ तौर पे ओवरऑल कॉटन कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कॉटन सीड ऑयल केक में भी प्रेशर है। तो वर्तमान लेवल से और 30 से 40 रुपए की गिरावट आ सकती है। 2580 पे एक यहाँ पे सपोर्ट जो है वो टेक्निकली देखने को मिले। से 40 रुपए की गिरावट और आ सकती है। 2580 एक सपोर्ट लेवल, टेक्निकल सपोर्ट लेवल है, वो ध्यान रखिएगा। शुक्रिया मनोज जी आपका, प्रथमेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए।